नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अमित सर क्लासेस में। मैं पुनः यह वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पूरी की पूरी ही वीडियो अभी करप्ट हो गई है, तो मैं पुनः इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि आप इसको पूरा का पूरा देखिएगा, जिससे मेरा जो मेहनत है व्यर्थ न जाए। ठीक है, बात करते हैं कि आपको पता है कि हमने मौर्य काल के बारे में पढ़ा। तो मौर्य काल के बारे में अब मौर्योत्तर काल यानी मौर्यों से भिन्न, मौर्योत्तर अर्थात मौर्य से इतर, जो मौर्य से भिन्न हो उस काल के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब देखिए, आपको पता है कि जब मौर्य साम्राज्य को क्या करते हैं, पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, उस समय क्या होता है कि जब मौर्य साम्राज्य समाप्त होता है तो मौर्य साम्राज्य तो बहुत विस्तृत था, ठीक है, लेकिन जब शुंग ने स्थापित किया तो यह मौर्य साम्राज्य बहुत छोटा हो गया था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य समाप्त होने के बाद भारत पर दो प्रकार के शासकों ने क्या किया, आक्रमण किया अर्थात शासन किया। एक तरफ मौर्योत्तर काल के बाद देशी शासकों ने, तो दूसरी तरफ विदेशी शासकों ने क्या किया, आक्रमण किया। आपको पता है कि ये रहा आपका लगभग इधर से पाकिस्तान, मतलब पंजाब, ये आपका क्षेत्र आ जाएगा, राजस्थान गुजरात का क्षेत्र आ जाएगा। तो कहते हैं कि जब शुंग ने अपने शासन को स्थापित किया तो ये रहा आपका प्यारा सा मगध। मगध से हम चले पश्चिम साइड में तो ये आपका आ जाएगा कौन सा, एमपी, उज्जैन, विदर्भ आ जाएगा। तो कहते हैं कि शुंग का शासनकाल यहीं तक था। ठीक है, जब शुंग का शासनकाल था तो उसके समय ही यहां पर क्या होते हैं, पश्चिमी क्षेत्रों पर विदेशी आक्रमण होते हैं। किन क्षेत्रों पर, पश्चिमी क्षेत्रों पर। और आपको पता है कि जब अशोक का शासनकाल था तो अशोक के शासनकाल में यह जो क्षेत्र था, इस प्रकार जो है ना, अशोक के क्षेत्र थे, अशोक का इस प्रकार का कंट्रोल था, जिसमें इधर जम्मू कश्मीर, इधर दक्षिण के ये क्षेत्र आ जाते थे, इधर ये रहा पाकिस्तान, इधर ये रहा अफगानिस्तान, यानी हम कहें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर से लेकर ये दक्षिण तक के तट के क्षेत्र आ जाते थे। लेकिन दक्षिण के नीचे वाले क्षेत्र जो थे, पांड्यचोल, मैं पिछली क्लास में आपको अशोक के अभिलेख दूसरे और अशोक के अभिलेख 13वें में मैंने बताया था, कुछ दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में चर्चा हुई थी जो कि अशोक के राज्य में नहीं थे। ठीक है, अब क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं कि भारत पर जो आक्रमण हुआ था देशी शासकों का और विदेशी शासकों का। तो ये देशी शासक कौन कौन थे, जरा इनके क्रम देखिए, देशी शासकों में आपको पता है कि शुंग वंश पहला शासक था, जिसने क्या किया था, बृहद्रथ की हत्या करके शुंग शासन वंश बना था। शुंग के बाद कण्व आया था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि शुंग के बाद किसने शासन किया था, तो कण्व ने शासन किया था। कर्ण के बाद सातवाहन वंश ने शासन किया था, और सातवाहन के बाद महामेघवाहन वंश, जिसे हम चेदी वंश के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि महामेघवाहन जो था, इसने ही चेदी वंश की स्थापना की थी, इसलिए इस महामेघवाहन वंश वाहन के नाम पर ही महामेघवाहन वंश अर्थात चेदी वंश का नाम पड़ा। दूसरी तरफ विदेशी शासकों का आक्रमण होता है। आपने पढ़ा होगा, तो एक काल हमने पढ़ा था प्री मौर्य काल, अर्थात मौर्यों के जो उत्थान से पहले के जो समय थे, उस समय भी विदेशी आक्रमण होते हैं, जिसमें आपको पता है फारसियों ने और उसके बाद यूनानियों किया। फिर मौर्यों के बाद भी आक्रमण होते हैं, जिसमें इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। आपके भारत पर प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन समय तक आपके भारत पर क्या, मध्यकालीन कह रहा हूं, मॉडर्न समय तक लेकर आपके भारत पर क्या होगा, विदेशी आक्रमण होंगे। और यहां तक कि आपने देखा होगा कि चाइना का भी युद्ध होगा, पाकिस्तान का भी युद्ध होगा। ठीक है, तो कहते हैं कि मध्यकाल में जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था वो अरबी थे।
अर्थात भारत पर आक्रमण करने की जो शुरुआत किए थे वो ईरानी ने किया था, जो फारसी थे, उसके बाद यूनानी, फिर इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण, फिर क्या होंगे, अरबी आएंगे। ठीक है, कौन से आएंगे, 712 ईसा पूर्व में अरबी आएंगे। उनके बारे में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास में, फिर उनके हम सीक्वेंस बना लिया जाएगा। अब देखिए, शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में होती है। शुंग वंश की जो संस्थापक होते हैं वो पुष्यमित्र शुंग होते हैं। पुष्यमित्र शुंग जो थे, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ के सेनापति थे। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य साम्राज्य थी, उनके बौद्ध के जो नीति थी, उन नीतियों से ये परेशान भी थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, बृहद्रथ की हत्या करके इन्होंने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। बाण भट्ट के हर्षचरित से पता चलता है कि जो पुष्यमित्र शुंग थे ये अनार्य थे और साथ ही साथ ये कट्टर ब्राह्मणवादी थे। बाण भट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हर्षचरित, और उस हर्षचरित में पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग है वो अनार्य है, और साथ ही साथ पुष्यमित्र शुंग क्या है, एक कट्टर ब्राह्मणवादी हैं। इसकी व्याख्या और इसकी जानकारी अभी और आगे हम देखते हैं कैसे पता चलता है। तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान है। ठीक है, कहते हैं कि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म के उत्पीड़क थे। एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, जिसके अनुसार कहा जाता है कि ये जो पुष्यमित्र शुंग थे ये बौद्ध धर्म के उत्पीड़क थे। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने अशोक के द्वारा बनाए गए लगभग 84,000 यानी 84,000 स्तूपों को तोड़वाने का कार्य किया था। ठीक है, इस 84,000 स्तूपों को तुड़वाने के कारण पुष्यमित्र शुंग को क्या कहा जाता था, बौद्ध धर्म का उत्पीड़क कहा जाता था। लेकिन ये कोई प्रमाणिक नहीं है, लेकिन हमें प्रमाणिकता से मतलब नहीं है। एग्जाम में आएगा कि पुष्यमित्र शुंग ने कितने क्या किया था, स्तूपों को तुड़वाया था, वो कई बार डेटा दे देते हैं। ठीक है, तो पीसीएस वाले डेटा देते हैं कई बार, ये ध्यान में रखे रहिएगा। तो ये 84,000 लगभग 84,000 आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इसके बाद कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो थे, इन्होंने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था, और साथ ही साथ जो सांची स्तूप है, एमपी में जो सांची का स्तूप है, जो बहुत ही श्रेष्ठतम स्तूपों में माना जाता है, उसका रख रखाव करवाया था। इस प्रकार कहा जाता है कि अगर ये भरहुत स्तूप का निर्माण करवाते हैं और सांची स्तूप का रख रखाव करवाते हैं तो ये बौद्ध उत्पीड़क तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये बौद्ध उत्पीड़क के बात को खंडन करने का काम कौन करता है, भरहुत स्तूप और सांची स्तूप। ठीक है, क्योंकि इन्होंने भरहुत स्तूप को बनवाया था तथा सांची स्तूप का रख रखाव करवाया था। अब पुष्यमित्र शुंग के एक उत्तराधिकारी हैं और अयोध्या के राज्यपाल हैं जिनका नाम है धनदेव। पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी और अयोध्या के राज्यपाल धनदेव हैं। धनदेव के एक अभिलेख है जिसका नाम है अयोध्या का अभिलेख। यह अभिलेख धनदेव का अभिलेख है। इस अभिलेख में धनदेव ने यह उत्कीर्ण करवाया है कि जो पुष्यमित्र शुंग थे वो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, कितने अश्वमेध, तो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, और जिसको कराने का कार्य पुरोहित पतंजलि ने किया था। हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, और उसका पुरोहित जो था वो पतंजलि थे, और यह पता हमें चलता है तो धनदेव के अयोध्या अभिलेख से। तो 2018 के पीसीएस में पूछा गया था कि पुष्यमित्र शुंग ने जो क्या बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ कराए थे, यह किससे पता चलता है, तो यह पता चलता है अयोध्या के अभिलेख से। तो आपको एक बात और भी ध्यान में रख लेना चाहिए कि राम जी अयोध्या के थे और उन्होंने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो जब भी अश्वमेध यज्ञ का नाम आए और दिमाग में कुछ ना आए और अयोध्या अभिलेख लिखा जाए तो वहां पे आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, अब इनकी राजधानी के बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं कि इसने अपनी राजधानी मगध से मध्य प्रदेश के विदिशा बेसनगर स्थानांतरित किया। कहते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग है उन्होंने अपनी राजधानी मगध में नहीं स्थापित किया,
जबकि मध्य प्रदेश के विदिशा अर्थात बेसनगर में इन्होंने अपनी राजधानी को क्या किया था, स्थानांतरित कर दिया था। क्यों स्थानांतरित किया? क्योंकि ऐसा ना हो कि जिन लोगों के मौर्य साम्राज्य के प्रति आस्था था वो क्या करें, विद्रोह कर दें, और विद्रोह के डर से पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा अर्थात बेसनगर में क्या किया था, स्थानांतरित कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन आक्रमण हुए थे। यवन आक्रमण के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन आक्रमण हुए थे, और यवन आक्रमण का जो उल्लेख हमें मिलता है यह पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। आपको दो जगहों से यवन आक्रमण का उल्लेख मिलेगा, और यह यवन आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय हुए थे। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यवन आक्रमण निम्न में से किसके समय हुए थे, ठीक है, या किस वंश के समय हुए थे। तो आप कह सकते हैं शुंग वंश के समय, और शुंग वंश के समय में किसके समय में, तो पुष्यमित्र शुंग के समय में। इसका उल्लेख कहां से मिलता है? तो पहला उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य और दूसरा गार्गी संहिता। और गार्गी जो संहिता है यह एक प्रकार की ज्योतिष ग्रंथ है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो गार्गी संहिता है वो किस प्रकार का ग्रंथ है। तो जो गार्गी संहिता है यह एक प्रकार की ज्योतिष संहिता है। अब शुंगों का विदर्भ अर्थात बरार पर विजय। कहते हैं कि शुंग ने क्या किया था, विदर्भ जो एमपी में विदर्भ अर्थात बरार है उस पर इन्होंने आक्रमण करके इस पर इन्होंने विजय प्राप्त किया था। तो थोड़ा सा विदर्भ के बारे में जाने कि यहाँ का शासक कौन था, कैसे कंडीशन थी। तो कहते हैं कि जो विदर्भ का शासक था उसका नाम यज्ञसेन था, ठीक है, और यज्ञसेन की नियुक्ति मौर्यों ने की थी। बाद में जो यज्ञसेन थे ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं, और कहा जाता है कि जो यज्ञसेन थे ये शुंगों के स्वाभाविक शत्रु थे। ऐसा होना जायज था, क्योंकि आपको पता है कि जहां पर पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ के सेनापति थे वहीं पर यज्ञसेन विदर्भ अर्थात बरार के शासक थे। जब सेनापति मगध साम्राज्य पर राज कर सकता है तो क्या कोई शासक राज्य नहीं कर सकता है? तो इस कारण इन दोनों लोगों में क्या होती थी, शत्रुता थी। शुंग को लगता था कि जो विदर्भ के शासक यज्ञसेन है वो उन पर आक्रमण न कर दे, और जो विदर्भ के शासक थे उनको भी लगता था कि शुंग आक्रमण न कर दे। तो इस प्रकार ये एक दूसरे के कहीं ना कहीं शत्रु थे। अब क्या होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को यहां पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को क्या किया, विदर्भ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। और जो अग्निमित्र था वो योग्य शासक था, उसने क्या किया, विदर्भ को मगध साम्राज्य में मिला लिया। एक कहावत कहा जाता है कि अग्निमित्र और यज्ञसेन की चचेरी बहन जिसका नाम था मालविका, ठीक है, इन दोनों में प्रेम हो जाता है, ठीक है। अग्निमित्र और यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका में प्रेम हो जाता है, और इसका उल्लेख कालिदास की एक नाटक है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, मालविकाग्निमित्र, जिसमें अग्निमित्र और मालविका का क्या मिलता है, प्रेम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब क्या होते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग होते हैं वो अग्निमित्र को विदर्भ का शासक नियुक्त कर देते हैं। अब कलिंग के एक राजा हैं जिसका नाम है खारवेल, और आपको पता है कि इन्होंने भी एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था जिसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख कई बार तो मैच कराने के लिए दे देता है, ठीक है। तो कलिंग के जो राजा खारवेल थे इन्होंने मगध पर आक्रमण किया और पुष्यमित्र शुंग को क्या किया था, पराजित कर दिया था, जिसका उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है, ठीक है। अब आते हैं फिर पुष्यमित्र शुंग के बारे मतलब शुंग वंश के बारे में। तो कहते हैं कि शुंग वंश का जो 9वां शासक था जिसका नाम था भागवत अर्थात भागभद्र, ठीक है। जो शुंग वंश का 9वां शासक था जिसका नाम था भागवत अर्थात भागभद्र, यह भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था, ठीक है। भागवत अर्थात विष्णु भगवान, ठीक है। और इसने विदिशा में क्या किया था, गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। आपसे कई बार पूछा जाएगा कि गरुड़ स्तंभ कहां पर है, तो विदिशा में है।
अब भी आगे हम पढ़ेंगे गरुड़ स्तंभ के बारे में, थोड़ा सा और स्टडी करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब कहा जाता है इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था देवभूति, और देवभूति की हत्या इसके मंत्री वासुदेव ने कर दी थी। कहते हैं कि जो देवभूति था ये बहुत ही अय्याश टाइप का इंसान था। ठीक है। और ये इसकी अय्याशी का फायदा वासुदेव ने उठाया, और वासुदेव ने एक दासी के द्वारा, दासी कन्या के द्वारा देवभूति की हत्या करवाया था। वासुदेव ने दासी के द्वारा देवभूति की हत्या कराया था, और वासुदेव ने क्या किया था, कर्ण वंश की स्थापना कर दी। थोड़ा सा हम कर्ण वंश के बारे में जान लेते हैं, बहुत हल्का सा है कर्ण वंश के बारे में। अब कर्ण वंश की जो शासन काल थी वो 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक थी। अर्थात कहते हैं कि जो वासुदेव थे इन्होंने देवभूति की हत्या लगभग 75 ईसा पूर्व में कर दी थी। अर्थात जो शुंग वंश था वो 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है। अब बाण भट्ट की जो हर्ष चरित्र है, ठीक है, उसमें कहा जाता है कि शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना 75 ईसा पूर्व में किया था। वासुदेव ने क्या किया था, कर्ण वंश की स्थापना 75 ईसा पूर्व में शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या करके किया था। इसका उल्लेख बाण भट्ट के हर्ष चरित्र में मिलता है। वासुदेव भी ब्राह्मण वंश का था और इसके 4 शासक हुए। कहा जाता है कि वासुदेव 9 वर्ष तक शासन किया था। उसके बाद भूमिमित्र हुए जो 14 वर्ष शासन किए। फिर नारायण हुए, वो 12 वर्ष शासन किए, और सुशर्मन जो 10 वर्ष तक शासन किए। ठीक है। इस प्रकार इसके जो सिमुक ने क्या किया था, 30 ईसा पूर्व में अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या कर दी और आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है। हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश, जिसे हम आंध्र सातवाहन वंश कहते हैं। तो वास्तव में ये आंध्र सातवाहन वंश नहीं था, इनके अलग अलग नाम मिलते। एक जगह पर कहीं पे आंध्र मिलता है तो कहीं पर सातवाहन मिलता है। इसकी स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसे आप रिवाइज करिए, बीच में मैं क्वेश्चन को भी लेके कराऊंगा। ठीक है। जो एंशिएंट हिस्ट्री जो ही समाप्त हो जाएगी उसके बाद मैं क्या करूंगा, 2-2 दिन, मतलब एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद किसी और सब्जेक्ट का टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा। इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इन सब को लेके मैं आप लोगों को कराऊंगा। और साथ ही साथ मैं 2 दिन का क्या करूंगा, करंट अफेयर आपको कराना स्टार्ट कर दूंगा, जो कि पीसीएस एग्जाम और अदर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप उसको बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा। ठीक है। धन्यवाद।